हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, द कमिंग ऑफ डिफरेंट यूरोपियन पावर्स टू इंडिया। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी यूरोपियन पावर्स इन दी अर्ली मॉडर्न टाइम्स इंडिया में आती हैं, स्टार्टिंग विद पोर्चुगीज एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डेन्स, इतनी सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया आती हैं। तो आज की क्लास में पहली बात तो हमारा फोकस रहेगा पोर्चुगीज, जो सबसे पहली यूरोपियन पावर थी जो इंडिया आती है, दैट इज दी पोर्चुगीज। ये किस तरह से इंडिया आए, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है दी डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया की, वो वाली स्टोरी हम इन दी फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्लास हम स्टडी करेंगे। फिर जैसे जैसे डिफरेंट अदर यूरोपियन पावर्स आती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन एम्पायर, उस स्टोरी पे हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू दैट स्टोरी, एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि ये भाई इतनी सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया आ क्यों रही हैं? Why did various European powers come to India in the first place? तो इसका सिंपल सीधा सा जवाब है प्राइमरली, मुख्य तौर पे तो ये डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया ट्रेड करने के लिए आ रही थी, व्यापार के लिए आ रही थी। किन चीज़ों का ट्रेड करने के लिए आ रही थी? अब यहाँ भी बहुत चीज़ों का ट्रेड होता था, लेकिन प्राइमरली मुख्य तौर पे अगेन दो चीज़ों का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला स्पाइसेस और दूसरा टेक्सटाइल्स। पुराने ज़माने से, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया की स्पाइसेस और इंडिया के टेक्सटाइल्स की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मॉडर्न टाइम से, पोस्ट मॉडर्न टाइम से ये ट्रेड चलता आ रहा है, अच्छा ल्यूक्रेटिव ट्रेड था। इनफैक्ट सिल्क ट्रेड भी स्टार्ट होता है बिटवीन चाइना एंड दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उस सिल्क ट्रेड में भी इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेकिन अगर इंडिया से सोर्स की जाने वाली चीज़ों की हम बात करें तो प्राइमरली स्पाइसेस, ये मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस का मेन यूज़ था। उस ज़माने में जब रेफ्रिजरेशन वगैरह नहीं थी तो स्पाइसेस वर इन ग्रेट डिमांड। दूसरा टेक्सटाइल्स, तो थ्रू आउट हिस्ट्री ही हमारी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस रही हैं पूरे ही यूरोपियन सिविलाइजेशन में, एंड ट्रेड चलता रहा है बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड दी यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो प्राइमरली इन दो कमोडिटीज के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया आती हैं। लेकिन मतलब नया क्या हुआ इस टाइम में? मतलब ये ट्रेड तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मौर्यस, पोस्ट मौर्यस के टाइम पे चलता आ रहा है। अब कुछ नया क्या हो गया? लाइक वाई इसी पीरियड में हम देखते हैं कि डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया आके बसी जाती हैं, इंडिया के अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं। तो यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझेंगे, दैट इज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द टर्क्स। कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की का वो शहर जिसका आज की डेट में मॉडर्न डे नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल को, जिसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, यहाँ पर बोस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर ये शहर है। 1453 में ये शहर फेल टू टर्क्स। एंशिएंट टाइम से लेके 1453 तक ये जो शहर है ये यूरोपियंस के कंट्रोल में होता था। रोमन एम्पायर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रोमन एम्पायर का 5th सेंचुरी के आसपास 475 एडी के आसपास बंटवारा हो गया था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यू करता है। 1453 तक ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर था ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर। तो बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था कॉन्स्टेंटिनोपल। लेकिन 1453 में ऑटोमन एम्पायर बेस्ड इन टर्की, ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे फतेह हासिल की, जीत हासिल की एंड अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इस शहर की कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या थी? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो थी ही, कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। ये रीजन एशिया से यूरोप के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। पहले ये जो ट्रेड होता था सी रूट्स के जरिए, हम यहाँ पर जाते थे सीरिया वाले रीजन में ओवरलैंड, हम पर्शियन गल्फ एंड रेड सी के जरिए यहाँ तक अपनी मर्केंडाइज लेके आते थे। यहाँ से फिर यूरोपियन ट्रेडर्स इसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
लेकिन अब कंस्टेंटिनोपल क्योंकि टर्क्स के कंट्रोल में आ गया और वो यूरोपियंस को तो इस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। तो अब यूरोपियंस के मन में एक इनसिक्योरिटी सी आई कि हमें किस तरह से हम इस चीज को बाईपास कर सकते हैं, क्या कोई ऑल्टरनेट रूट टू इंडिया एग्जिस्ट करता है या क्या हम कुछ नया रूट डिस्कवर कर सकते हैं इंडिया। तो इसी कंटेक्स्ट में देयर बिगिन द सर्च फॉर अ न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया। It led to the search for a new direct ट्रेड रूट टू इंडिया। ट्रेड रूट तो पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन वो इनडायरेक्ट ट्रेड रूट था, बीच में स्टॉपेजेस थे। अब वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड इस कंटेक्स्ट में लीड लेते हैं पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पोर्चुगल इन जनरल ही, पोर्चुगल एज अ नेशन लीड लेता है in this age of discovery, in this discovery of attempt to discover a new sea route to India। and यहाँ पर important है efforts of one of the most famous kings of Portugal, Prince Henry the Navigator। तो इन्होंने बहुत सारी वॉयजेस को स्पॉन्सर किया, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स को बोला कि आप जाओ नई लैंड्स डिस्कवर करो। तो काफ़ी स्टेप्स लिए इन्होंने। इनकी लाइफ टाइम में तो ये चीज़ अचीव नहीं हुई, लेकिन इवेंचुअली 1498 में डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया वॉज डन। किसने की? अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। वास्को डी गामा ने 1498 में डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर किया, लेकिन उससे पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा वन फाइन डे निकलते हैं एंड सीधा इंडिया पहुंच जाते हैं। उसके कुछ फॉर्मेटिव स्टेप्स होते हैं। ये जो डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया है, इसकी जो फॉर्मेटिव पीरियड है उसमें भी कुछ डिस्कवरीज हुई, जैसे कि Bartholomew Dias, he discovered the Cape of Good Hope in 1488, 1487-88 में इन्होंने वॉयज की थी and he ultimately reached the Cape of Good Hope in South Africa। यहाँ पर अगर हम इस मैप में देखें तो डायरेक्ट सी रूट आने का स्कोप कहाँ से था? अब यहाँ ये वाला रूट तो ब्लॉक हो गया। हमारे पास ऑप्शन थी कि नीचे घूम के ये पूरा अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट पूरे नीचे तक जाके यहाँ से सीधा इंडिया की तरफ आए। तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे, जहां आज की डेट में केप टाउन शहर है, वहां पर है केप ऑफ गुड होप। तो ये केप ऑफ गुड होप पे पहली बार पहुंचते हैं बार्थोलोम्यू डायस 1488 के आसपास। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेनिश एक्सप्लोरर होते हैं, ये इंडिया का डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन He discovers an altogether a new world, जिसका उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था। The continents of America, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स वाले रीजन में ये पहुंचते हैं एंड न्यू वर्ल्ड ही डिस्कवर कर लेते हैं। ये बात है 1492 की। तो 1488 में केप ऑफ गुड होप, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। Then Vasco da Gama, the real feat, the actual feat was achieved by Vasco da Gama, the Portuguese explorer, जिन्होंने डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर किया। किस रूट से आए? वही जो बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर की थी, वहां से ये कोस्ट से चलते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। आप यहाँ पर इनका रूट देख सकते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हुए, केप ऑफ गुड होप को राउंड करते हुए अफ्रीकन कोस्ट से मूव करते हुए यहाँ इस तरह ये कहाँ पहुंचते हैं? कैलीकट पहुंचते हैं। कैलीकट के लोकल रूलर होते हैं उस टाइम पे ज़ेमोरिन। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वॉज वेलकम्ड बाय ज़ेमोरिन, द लोकल रूलर ऑफ कैलीकट। 1498 साल आप याद रखेंगे। कहाँ पहुंचे? कैलीकट आप याद रखेंगे, कैलीकट के लोकल रूलर आप याद रखेंगे। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों आए, इसका कारण क्या था, ये भी आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू टर्क्स इन 1453, दैट लेड टू द सर्च फॉर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। एक एस्पेक्ट हमने स्टडी करना है, ल्यूक्रेटिव ट्रेड एंड द अर्ज फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, यूरोपियंस का इंडियंस के साथ ल्यूक्रेटिव ट्रेड चल रहा था।
उस ट्रेड को ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे, जहां तक पॉसिबल हो सके अपने हाथ में रखना चाहती थी डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स। पहले तो पोर्चुगीज ने डिस्कवर किया था डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। पोर्चुगीज नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने इस पूरे ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की। किन पॉलिसीज से ट्रेड पे कंट्रोल जमाने की कोशिश की उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन आपने जो एस्पेक्ट समझना है, बिकॉज द ट्रेड वॉज वेरी ल्यूक्रेटिव, इंडिया से सस्ता सामान खरीदा, सस्ते टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस खरीदे, यूरोपियन मार्केट में बहुत महंगे रेट पे जाकर उन्हें बेच दिया। इस प्रोसेस से जो प्रॉफिट कमाया जाता था वो इतना ज़्यादा था कि डिफरेंट पार्ट्स को लगा, इंक्लूडिंग पोर्चुगीज, के हम पॉलिटिकल कंट्रोल अगर जमा लें इंडिया के ऊपर, एक बेस बना लें इंडिया के ऊपर, एंड अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके कुछ टेरिटोरियल कंट्रोल भी जमा लें एंड यहाँ के लोगों से इजी प्रोक्योरमेंट्स कर दें, तो हमारा प्रॉफिट और फैल जाएगा। जितना ज़्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। तो ये एक जनरल सी अप्रोच थी। ऐसा नहीं है कि हर पावर ने इसी अप्रोच को फॉलो किया, कुछ वेरिएशंस थी। जैसे पोर्चुगीज का तो ये मानना था कि भाई इन लैंड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की बजाय अगर ओशंस के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे तो ट्रेड अपने आप ही हमारे कंट्रोल में रहेगा। लैंड के ऊपर किसी का भी कंट्रोल हो, मुगल्स अपना रूल करते हैं, करते रहें, लेकिन ट्रेड मुगल्स का एक्सपोर्ट कौन कंट्रोल करेगा? अगर ओशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल है तो मुगल्स हमारी मर्जी के बगैर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओशंस के ऊपर कंट्रोल को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी। ब्रिटिश ने टेरिटोरियल कंक्वेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो अप्रोच थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, लेकिन अप्रोच जो थी ट्रेड को कंट्रोल करना क्विंटेसेंशियल था। उसके लिए अगर पॉलिटिकल पावर हमें एक्सरसाइज करनी पड़े इंडिया में तो और भी बेहतर था। ये एक जनरल सा कंसर्न रहा है सारी ही यूरोपियन पावर्स का। इसीलिए डिफरेंट यूरोपियन पावर्स आपस में compete भी करती हैं। हम देखेंगे कि पोर्चुगीज लगभग 100-150 साल तक अपनी डोमिनेंस बना के रखते हैं। उसके बाद पोर्चुगीज वर चैलेंज्ड बाय इंग्लिश एंड डच। अंग्रेज, इंग्लिश उन्हें बोलते हैं, डच लोग उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम लोग क्यों सारा प्रॉफिट कमा रहे हो इंडियन ट्रेड के साथ, हमें भी तो इस ट्रेड में हिस्सा चाहिए। वो कहते हैं हम तो नहीं लेने देंगे तुम्हें हिस्सा। तो फिर इट लेड टू कन्फ्लिक्ट। इसी तरह से इस कन्फ्लिक्ट में इंग्लिश विक्टोरियस होते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर फ्रेंच इंग्लिश को बोलते हैं भाई तुम क्यों सारा प्रॉफिट कमा रहे हो, हमें भी हिस्सा चाहिए इस ट्रेड में। तो कहते हैं लड़ाई करके डिसाइड कर लेते हैं। तो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स आपस में compete करती हैं टू कंट्रोल दिस ल्यूक्रेटिव ट्रेड। तो ये एक एस्पेक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि बैकग्राउंड में कि सारी यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं, बिकॉज दे वांटेड टू मोनोपोलाइज दिस ल्यूक्रेटिव ट्रेड। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पोर्चुगीज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम ध्यान में रखेंगे, कौन डिफरेंट गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उन्होंने क्या पॉलिसीज वगैरह अडॉप्ट की हैं, तो उसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। वास्को डे गामा आते हैं, वो कुछ मर्केंडाइज परचेज करते हैं एंड 60 टाइम्स इट्स एक्चुअल प्राइस पे जाके वो यूरोप में उसे बेचते हैं। एक और ट्रिप लगाने आते हैं वास्को डे गामा, लेकिन मतलब उनकी सिर्फ एक्सप्लोरेशंस थी, नेवल एक्सप्लोरेशंस थी। जो रियल पॉलिटिकल पावर की फाउंडेशन है, पोर्चुगीज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया की फाउंडेशन है, वो रखते हैं फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, who was the first Portuguese governor in India। इनकी कैपिटल थी कोचिन। अभी आप याद रखेंगे, पोर्चुगीज हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं गोवा के साथ, या हमने पढ़ा होता है कि वास्को डे गामा कैलिकट आए थे तो कैलिकट इनकी कैपिटल होगी पुरानी। नहीं, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया थे कोचिन, जो इवेंचुअली द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू गोवा। वो किसने शिफ्ट की वो भी हम स्टडी करेंगे। तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का आप नाम याद रखेंगे। फ्रांसिस्को डे अल्मेडा एसोसिएट किए जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये वही है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि हम अपने इस ईस्टर्न ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ओशंस के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे। लैंड के ऊपर कोई भी पावर अपना कंट्रोल बनाती रहे, हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, हमने पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, लेकिन हम ओशंस के ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रखेंगे। चाहे विजयनगर अंपायर है साउथ इंडिया में, चाहे नॉर्थ में मुगल्स हों, चाहे कोई और हो, जब तक ओशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा तो ये सारा ट्रेड हम कंट्रोल कर पाएंगे।
तो ये पॉलिसी इनिशिएट की थी फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने। उसके बाद पोर्चुगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, इन्होंने बीजापुरी सुल्तान को हरा के पहले तो गोवा के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया। तो जो फेमस चर्चेज ऑफ गोवा आपके ध्यान में आती हैं जब हम पोर्चुगीज की बात करते हैं, तो किसने गोवा के ऊपर कंट्रोल जमाया? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। इन्होंने अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने क्या किया, जितने भी इंडियन ओशन में एंट्री पॉइंट्स थे या एग्जिट पॉइंट्स थे, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की। कहते हैं कि इंडियन ओशन में अगर कोई एंटर करेगा तो हम उसकी निगरानी करेंगे। जैसे केप ऑफ गुड होप, अगर यूरोप से इंडिया की तरफ आना है डायरेक्टली तो आपको केप ऑफ गुड होप क्रॉस करनी पड़ेगी। केप ऑफ गुड होप के ऊपर इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल बेस बना लिया। इसी तरह से पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी की तरफ आना है, पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी की तरफ आना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करनी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया, केप ऑफ गुड होप के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया। रेड सी से आपने इंडियन ओशन की तरफ आना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बब्बल मंदेब या एडन शहर है, एडन देश है, उसके ऊपर वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ एडन के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया। अगर इधर चाइना वाली साइड से इंडिया की तरफ आना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करनी पड़ेगी। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया। तो आप देख रहे हो आइडिया क्या है इनका कि भाई इंडियन ओशन में अगर मुझे ट्रेड को मोनोपोलाइज करना है तो सारे इंडियन ओशन के चोक पॉइंट्स को के ऊपर मैं अपना कंट्रोल जमाऊंगा, केप ऑफ गुड होप, एडन, हॉर्मुज, मलक्का। फिर मैं क्या करूंगा कि एक परमिट सिस्टम स्टार्ट करूंगा, एक कार्टेज सिस्टम स्टार्ट करूंगा। मैं घोषणा कर दूंगा कि ये सारा इलाका हमारा इलाका है, इंडियन ओशन में कोई भी ट्रेड करेगा हमसे पूछे बगैर नहीं ट्रेड कर सकता। अगर किसी ने ट्रेड करना है तो उसे हमसे परमिट लेने पड़ेंगे। ये कार्टेज क्या था? दे वर अ सॉर्ट ऑफ परमिट, ट्रेडिंग परमिट दैट ट्रेडर्स हैड टू टेक if they wanted to operate in eastern waters, if they had to operate in Indian Ocean waters। कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, कहाँ से परमिट लेना पड़ेगा? फ्रॉम दी पोर्चुगीज गवर्नर, फ्रॉम दी पोर्चुगीज वाइसरॉय, चाहे वो कैलिकट बैठे, चाहे वो कोचिन बैठे हुए हैं, चाहे वो गोवा बैठे हुए हैं। गोवा जो कैपिटल शिफ्ट है, हमने बात की थी कि गोवा वॉज मेड दी पोर्चुगीज कैपिटल बाय निन्हो डे कुन्हा। इन गवर्नर जनरल का, वाइसरॉय का आप नाम याद रखेंगे, निन्हो डे कुन्हा ने 1530s में कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो गोवा जीता किसने था? एल्बुकर्क ने। गोवा कैपिटल किसने शिफ्ट की है? निन्हो डे कुन्हा ने। अल्फोंसो की अप्रोच क्या थी? अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे और एक्सटेंड करना। किस तरह से एक्सटेंड करना? इंडियन ओशन के सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना एंड परमिट सिस्टम स्टार्ट करना, कार्टेज सिस्टम स्टार्ट करना। अगर कोई ट्रेडर परमिट ना ले तो, अगर कोई ट्रेडर, मान लो लोकल ट्रेडर्स हैं, गुजराती मर्चेंट्स हैं, मारवाड़ी मर्चेंट्स हैं या इधर अरेबियन मर्चेंट्स हैं, वो अगर कार्टेज नहीं लेते हैं, परमिट नहीं लेते हैं पोर्चुगीज वाइसरॉय से, फिर क्या होगा? तो ये कहते थे कि अगर आपके पास परमिट नहीं है तो हम आपको, आपकी शिप्स को एनिमी शिप्स करार कर देंगे एंड आपकी शिप्स को हम लूट लेंगे। आपकी जो भी आप ट्रेड कर रहे होगे, अगर हमारी पेट्रोल शिप्स को, अगर हमारी जो नेवल शिप्स को पता चला कि इस शिप के पास परमिट नहीं है तो हम इस शिप को अटैक करके जो भी इसका सामान है सब लूट लेंगे। तो इस तरह से अपनी सुपीरियर नेवल पावर के दम पे उन्होंने ये कार्टेज सिस्टम इंडियन ओशन में स्टार्ट किया। तो ये टेक्निक थी किस तरह से पोर्चुगीज ने इंडियन ओशन ट्रेड को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अगले 100 साल में पोर्चुगीज पावर का धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाता है यूरोप में। ऐसा नहीं है कि किसी एशियन पावर ने पोर्चुगीज को चैलेंज कर दिया।
यूरोप में पोर्चुगीज पावर का डिक्लाइन हो जाता है। यूरोप में द पोर्चुगीज आर चैलेंज्ड बाय द इंग्लिश एंड द डच। ये कहते हैं भाई, इंग्लिश एंड डच कहते हैं कि भाई पोर्चुगीज क्यों सारा ट्रेड अपने कंट्रोल में करके बैठे हुए हैं, हमें भी तो इस ट्रेड में हिस्सा चाहिए। तो पहले तो यूरोप में 1588 में एक बहुत फेमस लड़ाई होती है, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। इस टाइम पे, मतलब ये जो हमारी 16th सेंचुरी चल रही है, इस टाइम में पोर्चुगीज एंड स्पेनिश मोनार्की कंबाइन हो गई थी। पोर्चुगल एंड स्पेन की ने अपनी मोनार्कीज को कंबाइन कर दिया था, तो कंबाइंड पोर्चुगीज स्पेनिश पावर थी। इसी कंटेक्स्ट में 1588 में ब्रिटेन स्पेन को डिफीट कर देता है। स्पेन के इनविंसिबल आर्माडा, मतलब स्पेन बोलता होता था कि हमारी नेवी को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, हमारे नेवल फ्लीट को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, ये हमारा इनविंसिबल अनडिफीटेबल आर्माडा है। लेकिन 1588 में ब्रिटेन इन्हें डिफीट कर देता है। वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज स्पेनिश पावर का। एंड यूरोप में क्योंकि इनका डिक्लाइन हो जाता है, तो धीरे धीरे करके इंग्लिश एंड डच ये भी एशियन ट्रेड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ईस्टर्न ट्रेड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो कंसर्न्स पोर्चुगीज के थे वही कंसर्न्स इंग्लिश के भी थे एंड डच के भी थे। ये भी चाहते थे कि जहां तक पॉसिबल हो पाए वहां तक हम ईस्टर्न ट्रेड को मोनोपोलाइज करें, सिर्फ हमारे हाथ में रहे सारा का सारा ईस्टर्न ट्रेड, कोई और पावर ना आए जो हमसे इस प्रॉफिट में हिस्सा मांगे। तो इवेंचुअली क्या होता है, एंग्लो डच स्ट्रगल होती है। ये जो इंग्लिश एंड डच हैं ये आपस में लड़ते हैं कि ईस्टर्न ट्रेड को कौन कंट्रोल करेगा। इस कन्फ्लिक्ट का क्या होता है उस पे आते हैं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेंगे हम डच पॉलिटिकल पावर के कंटेक्स्ट में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1602 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है 1600 में। उसके 2 साल के अंदर अंदर ही डच ने भी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। इन कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो ईस्टर्न वाटर्स में ट्रेड करना है, एशियन ट्रेड करना है, ये कंपनीज को मोनोपोली देते हैं इनकी सरकारें कि ईस्टर्न वाटर्स में आप जाके ट्रेड करोगे, और कोई इंग्लैंड का मर्चेंट इंडिया जाके ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और कोई डच मर्चेंट इंडिया जाके ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है। तो दोनों ही जाती हैं इंडिया, जाके ट्रेड करती हैं, धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करती हैं। जैसे जैसे इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक्सपैंड होती हैं, जैसे जैसे इनके पास पैसा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी इंक्रीज होती हैं। भैया जहां तक पॉसिबल हो हम ही इस ट्रेड को कंट्रोल करें, दैट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स। तो डच के पॉलिटिकल सेंटर्स इन इंडिया पुलिकट, नागापट्टिनम, मसूलीपट्टनम, चिन्नसुरा, कासिम बाजार, सूरत। ये जो पुलिकट, नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम है, ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर, हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाला कोस्ट है, वहां पर है पुलिकट, नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। पुलिकट वॉज देयर अर्लियर पॉलिटिकल सेंटर, देन द ग्रेविटी शिफ्टेड टू नागापट्टिनम। चिन्नसुरा एंड कासिम बाजार, ये बंगाल में इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी। सूरत ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। काफी आपने एक और चीज नोट करनी है यहाँ पर, काफी सारी जो सेंटर्स थे जैसे चिन्नसुरा, कासिम बाजार बंगाल में, ऐसा नहीं था एक्सक्लूसिवली डच के कंट्रोल में थे, ये बंगाली सिटीज थे, यहाँ पर मुगल गवर्नर्स का कंट्रोल था। एंड ये जो फॉरेन कंपनीज थी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लेती थी यहाँ पे। जैसे सूरत, इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द मुगल एम्पायर, लेकिन
ब्रिटिश ने भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की यहाँ पर, डच ने भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की यहाँ पर, पोर्चुगीज भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव सेंटर्स ऑफ पावर्स थे, लेकिन यहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पर इनके वेयर हाउसेज, गोडाउन्स एग्जिस्ट करते थे, जहाँ से ये अपने ट्रेड को कंट्रोल करते थे। पुलिकट, नागापट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट डच सेंटर्स इन इंडिया थे। देन एंग्लो डच स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न ट्रेड, जिसका मैं तब से रेफरेंस दे रहा हूँ कि इवेंचुअली इंग्लिश एंड डच में भी लड़ाई हो गई कि ईस्टर्न ट्रेड को कौन कंट्रोल करेगा। लेकिन मतलब जैसे पोर्चुगीज एंड स्पेनिश को तो इंग्लिश एंड डच ने हरा ही दिया, उनका तो किस्सा ही खत्म हो गया। यहाँ पर ये जो लड़ाई थी बिटवीन इंग्लिश एंड डच, ये कोई इतनी ज़्यादा कंक्लूसिव लड़ाई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक ने दूसरी पार को कंप्लीटली डिफीट कर दिया, डच तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करें एंड वापस चले जाएं यूरोप, या इंग्लिश अपना अब सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रैप करें एंड वापस चले जाएं यूरोप। ऐसा नहीं था, दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट इक्वली सी मैच थी। तो ये आपस में डिसाइड करती हैं, जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो आपस में डिसाइड करती हैं कि यार एक काम करते हैं, हम क्यों इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एशिया की दो कमोडिटीज़ बहुत फेमस हैं, एक स्पाइसेस एंड दूसरा है टेक्सटाइल्स। स्पाइसेस ज़्यादा इंडोनेशिया वाले रीजन में ग्रो किए जाते हैं, टेक्सटाइल्स ज़्यादा इंडिया वाले रीजन में अवेलेबल होती हैं। इंडिया की टेक्सटाइल्स वर्ल्ड फेमस है। तो हम एक काम कर देते हैं, इसका बंटवारा कर लेते हैं। डच जाएंगे इंडोनेशिया वाले रीजन में, जिन्हें उस जमाने में बोलते थे स्पाइस आइलैंड्स। इंडोनेशिया का पुराना नाम ही स्पाइस आइलैंड है। इतने ज़्यादा स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो किए जाते थे, इतने ज़्यादा स्पाइसेस के लिए ये जाने जाते थे। तो डच ईस्ट इंडीज या डच स्पाइस आइलैंड्स में जाएंगे। जो ब्रिटिश हैं वो जाएंगे इंडिया में। तो कहते हैं कि यार भाई भाई बनके लाइक एक अंडरस्टैंडिंग हम आपस में करते हैं कि इंडोनेशिया वाला रीजन जहाँ पर स्पाइसेस मिलते हैं प्राइमरीली वो डच कंट्रोल करेंगे, जो इंडिया वाला रीजन है जहाँ पर टेक्सटाइल्स ज़्यादा मिलती हैं वो इंग्लिश कंट्रोल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंडोनेशिया से कुछ टेक्सटाइल्स मिलती हैं तो वो डच एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर इंडोनेशिया से टेक्सटाइल्स भी मिलेंगी वो भी डच कंट्रोल करेंगे, अगर इंडिया से स्पाइसेस भी मिलेंगे वो भी इंग्लिश कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सी होती है कि हम रीजन्स का बंटवारा कर लेते हैं। इस तरह अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है। अब इंडिया में कौन इकलौती इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर बची? सिर्फ इंग्लिश। अब इंग्लिश धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। फिर क्या होता है, इवेंचुअली फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच वर लेट कमर्स। पोर्चुगीज की तरह या इंग्लिश डच की तरह वो पहले नहीं स्टार्ट करते हैं। 1664 में इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इंग्लिश एंड डच के केस में हमने देखा था 1600s में इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंच स्टार्ट करते हैं 1664 में। फिर वो आके ब्रिटिश से हिस्सा मांगते हैं, भाई तुमने कैसे सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, हमें भी हिस्सा चाहिए इस इंडियन ट्रेड में। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन बिफोर वी मूव टू फ्रेंच हमने इंग्लिश पावर के बारे में स्टडी करते हैं, उससे पहले हमने डेन्स के बारे में भी स्टडी करना है। अब इंग्लिश पॉलिटिकल पावर के कंटेक्स्ट में, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर के कंटेक्स्ट में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में फॉर्म हुई थी, आप याद रखेंगे। इनिशियली जब इंग्लिश ट्रेडर्स इंडिया में अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तो पोर्चुगीज इन्हें रेजिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स पोर्चुगीज नहीं चाहते थे कि जो इंडिया में इनका अच्छा बेस बना हुआ है, इतना अच्छा जो कंट्रोल बना हुआ है सारे के सारे ट्रेड के ऊपर, वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो। यूरोप में स्पेन हार गया, चलो कोई बात नहीं 1588 में, लेकिन इंडिया से तो अभी भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है। तो इंडिया में जो पोर्चुगीज थे वो रेजिस्ट करते हैं भी इंग्लिश इंडिया आके कोई फैक्ट्रीज ना लगाएं। जैसे कि 1608 में इंग्लिश कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर की कोर्ट में। ये सूरत लैंड करते हैं, सूरत एक अपनी वेयर हाउस सा, एक गोडाउन सा खरीदते हैं
एंड जहांगीर को विजिट करते हैं, मुगल एम्परर जहांगीर को। भाई हमें कुछ ट्रेड करने के लिए परमिशन चाहिए इंडिया में, सूरत में। जहांगीर के कोर्ट में पोर्चुगीज ने अपने बंदे अपॉइंट किए हुए थे जो एम्परर का ट्रेड रूड हैंडल करते थे, मुगल एम्पायर का ट्रेडिंग एक्टिविटीज के कंटेक्स्ट में डिस्कशंस वगैरह करते थे। जहांगीर was influenced by the Portuguese, तो इसलिए जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को परमिशन ही नहीं देता। नहीं भाई मैंने तुझे कोई परमिशन नहीं ग्रांट की, हमारा ट्रेड तो मतलब पोर्चुगीज ही एक ऐसी यूरोपियन पावर है जो इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेट कर रहे हैं, तो लाइक वही करेंगे, आपको हम परमिशन नहीं देते हैं। तो फिर इंग्लिश को एक बात समझ आई कि अगर हमने इंडिया में अच्छे से ट्रेड करना है तो इंडिया में पोर्चुगीज को डिफीट करना पड़ेगा। इस कंटेक्स्ट में 1609-10 में इनकी नेवल कन्फ्लिक्ट होती है, अरेबियन सी में पोर्चुगीज एंड इंग्लिश की नेवल कन्फ्लिक्ट होती है। इस नेवल कन्फ्लिक्ट में इंग्लिश डिफीट कर देते हैं पोर्चुगीज को। इसी लड़ाई को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रहा होता है मुगल एम्परर जहांगीर। वो देखता है कि यार ये 2-4 साल पहले बनी एक कंपनी ने ऐसी पावर को डिफीट कर दिया जो पिछले 100 साल से 1498 से हमारे सारे इंडियन ट्रेड को कंट्रोल कर रही है, तो कुछ तो खास बात होगी इस कंपनी में। इसीलिए कुछ तो लाइक इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे इस कंपनी के, तभी इन्होंने पोर्चुगीज को डिफीट किया। अब जहांगीर पॉजिटिवली रिव्यू करता है इंग्लिश को, इंग्लिश की रिक्वेस्ट को। अब जहांगीर की कोर्ट में आते हैं सर थॉमस रो एज एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू इंडिया। सर थॉमस रो परमिशन मांगते हैं जहांगीर से कि सूरत में तो चलो हमने फैक्ट्री लगा ही ली है, आपने परमिशन भी दे दी थी इस विक्ट्री के बाद। 1612 ऑनवर्ड्स सूरत वाली फैक्ट्री को परमिशन मिल गई थी ट्रेड वगैरह भी करने की। अब सर थॉमस रो आते हैं कि हमें अदर सिटीज ऑफ द मुगल एम्पायर में भी ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। पटना में, अहमदाबाद में, आगरा में, दिल्ली में, इन सभी शहरों में हम अपनी फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं। बंगाल में हम अपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोलना चाहते हैं, तो हमें ट्रेडिंग परमिशंस दी जाएं। तो मुगल एम्परर जहांगीर अब सर थॉमस रो को परमिशन दे देता है इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को करने की। तो 1613 में सर थॉमस रो आते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जहांगीर के कोर्ट में 2 इंग्लिश एम्बेसडर्स आते हैं, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। तो some of the centers, some of the factories that were established by the English in India in the earlier part. सबसे पहली फैक्ट्री तो आप याद रखेंगे सूरत। कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में, जो ट्रेड करने की परमिशन है वो मिलती है 1612 में। तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कब हुई अगर आपको क्वेश्चन आता है, 1608 में। साउथ इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम 1613 में। डच पॉलिटिकल सेंटर भी था ये, लेकिन ये इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री लगा ली, मसूलीपट्टनम इन 1613। फिर जब हम इंग्लिश पावर इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया की बात करते हैं तो 3 शहरों का नाम हमारे दिमाग में घूमता रहता है, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। यही 3 टाउन्स इवेंचुअली ग्रो करते हैं एज प्रेसिडेंसी टाउन्स। तीनों शहरों को मतलब 3 सेंटर्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया थे, एंड तीनों सेंटर्स इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। हर सेंटर में, हर प्रेसिडेंसी टाउन में, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। तो कंपनी बेस्ड इन लंदन वुड अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ मद्रास, ऑफ बॉम्बे, ऑफ कलकत्ता, एंड उन गवर्नर्स की ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स होंगी। ऐसा नहीं है कोई सुपीरियर है कोई जूनियर है, एंड वो गवर्नर्स आपस में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वो सीधा लंदन ऑफिस से बात करेंगे। मद्रास वाले ने जो भी करना है वो मद्रास से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी वो डायरेक्टली लंदन रिपोर्ट करेगा। बॉम्बे वाला अपनी सारी एक्टिविटीज डायरेक्टली लंदन रिपोर्ट करेगा, एंड सेम वाज ट्रू अबाउट कलकत्ता। तो क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स डेवलप होते हैं इंडिया में। अब इस कंटेक्स्ट में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही आप ध्यान में रखेंगे। तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में सबसे पुराना है मद्रास, 1639, याद रखेंगे आप ये। 1639 में एक जो साउथ इंडिया के लोकल रूलर थे उनसे मद्रास वाले रीजन की जमींदारी परचेज करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड यहाँ पर एक किला बनाती है, एक फोर्ट बनाती है जिसे ये बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज।
1639 में लोकल रूलर से परचेज किया जाता है एंड उस लैंड के ऊपर ये फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर दिस बिकम्स द सेंटर ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया। यहीं से फिर आगे एक्सपेंशन होती है। बॉम्बे की कहानी क्या है, ये उससे थोड़ी सी बाद में है। 1661 ये साल इंपॉर्टेंट है बॉम्बे के कंटेक्स्ट में। बॉम्बे ओरिजिनली पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, लेकिन 1660-61 में पोर्चुगीज प्रिंसेस थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, इनकी शादी होती है इंग्लिश किंग चार्ल्स II के साथ। तो इन डाउरी दहेज में आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोर्चुगीज टू द इंग्लिश। पोर्चुगीज क्या करते हैं, दहेज में आइलैंड ऑफ बॉम्बे दे देते हैं चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड। अब भाई ब्रिटिश मोनार्क, उसने इतनी दूर बॉम्बे आइलैंड का क्या करना है, उसने क्या किया कि भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है, क्यों ना मैं ये आइलैंड ऑफ बॉम्बे उन्हें ट्रांसफर कर दूं। तो 1668 में द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज ट्रांसफर्ड बाय चार्ल्स टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Thereafter, 1668 onwards, Bombay comes under the control of East India Company and eventually West Coast के ऊपर जो headquarters of English हैं वो शिफ्ट कर दिए गए थे फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। पहले मेन जो सेंटर था वो था सूरत, लेकिन सूरत में तो और भी सारी कंपनीज थी, प्लस मुगल्स का भी कंट्रोल था। तो ये क्या करते हैं, इवेंचुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। लास्ट हम प्रेसिडेंसी पे आते हैं जो इवेंचुअली कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनती है, कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया भी बनती है, दैट इज कलकत्ता। तीनों के कंपैरिजन में सबसे ये लेटेस्ट थी, सबसे ये बाद में एस्टेब्लिश की गई थी 1696 के आसपास। बंगाल की कहानी क्या है, बंगाल में सबसे पहले तो 1680s में हल्की सी कंफ्लिक्ट होती है इंग्लिश की अगेंस्ट द मुगल्स। उस टाइम पे मुगल एम्परर औरंगजेब का राज था। इंग्लिश गवर्नर ऑफ दिस बंगाल रीजन ये डिसाइड करते हैं कि हम मुगल्स को मिलिटरीली चैलेंज करेंगे। भाई औरंगजेब के टाइम पे, मतलब मुगल मिलिट्री पावर अपनी पीक पे थी, उस टाइम पे आप मुगल से पंगा ले रहे हो तो क्या होगा, ऑफ कोर्स मुगल्स आपको इजीली डिफीट कर देंगे। तो वही हुआ, 1686 में लड़ाई स्टार्ट हुई, इजीली मुगल्स ने इन्हें सप्रेस कर दिया। इन्होंने इंग्लिश कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने माफ़ी मांगी औरंगजेब से, एंड औरंगजेब ने इन्हें माफ़ भी कर दिया, प्लस ट्रेड करने की जो परमिशन थी वो भी इन्हें दोबारा दे दी। अब ये क्या करते हैं, जो लोकल गवर्नर, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, वहां से उससे ये परमिशन लेते हैं, कुछ जमींदारी परचेज करते हैं। 3 गांव होते हैं, कालीकता, गोविंदपुर एंड सूतानती। कालीकता, गोविंदपुर एंड सूतानती, इन 3 विलेजेस की जमींदारी लेते हैं कंपनी के ऑफिशियल्स। इसी जगह पर ये अपना एक किला कंस्ट्रक्ट करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं फोर्ट विलियम। तो यहीं से ग्रो स्टार्ट होती है कहानी, दी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दी बंगाल प्रेसिडेंसी बेस्ड इन फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। तो ये स्टोरी आप ध्यान में रखेंगे एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स इन इंडिया इज कंसर्न्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द डेन्स इन इंडिया। तो डेन्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर नहीं थे। इनिशियली इन्होंने 2 सेंटर्स बनाए थे, ट्रैंक्यूबार साउथ इंडिया में, ये कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है, एंड श्रीरामपुर बंगाल में। ये इनके जस्ट आप 2 सेंटर्स याद रखोगे। ये इतनी वीक पावर थी डेन्स, डेनमार्क के लोगों को बोल रहे हैं डेन्स। तो ये इतने वीक थे कि इन्होंने इवेंचुअली क्या किया, जितने भी अपने पोजेशंस थे ये सारे बेच दिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1845 में दे सोल्ड ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया टू ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश इन्हें बोलते हैं, भाई यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर,
हम यहाँ पर सिंगल सबसे बड़ी पावर इमर्ज कर चुके हैं, हमने फ्रेंच को ऑलरेडी डिफीट कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है, एंड तुम अपनी पिद्दू सी 2 फैक्ट्रीज बना के बैठे हुए हो। एक काम करो, अपनी फैक्ट्रीज हमें बेचो और वापस घर जाओ, नहीं तो हमें कंकर करने के तरीके और भी आते हैं। तो ये एक फोर्स्ड सेल थी, मजबूरन की गई सेल थी। डेन्स को मजबूर किया गया कि वो अपने सारे पोजेशंस ब्रिटिश को बेच के वापस यूरोप चले जाएं। दिस थिंग वाज डन इन 1845। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंच की। ये छोटा सा एपिसोड था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में रख लिया। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1664 में एस्टेब्लिश की जाती है अंडर द रेन ऑफ फ्रेंच किंग लुई द 14। फ्रेंच किंग होते हैं इस टाइम पे लुई दी 14। इनके टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। वो क्या था? अनलाइक द इंग्लिश एंड द डच कंपनीज, फ्रेंच कंपनी वॉज नॉट अ प्राइवेट एंटरप्राइज। ब्रिटिश एंड डच कंपनीज ये प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, शेयर होल्डिंग वाली कंपनीज थी। लेकिन फ्रेंच कंपनी इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज था। स्टेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फ्रेंच सरकार प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज वेल एज इन द सस्टेनेंस ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंच गवर्नमेंट की पोजीशन के साथ इंटीमेटली लिंक्ड थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन इन इंडिया। अगर फ्रेंच गवर्नमेंट स्ट्रांग होती थी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ग्रो करती थी। अगर फ्रेंच सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे है, मान लो कोई लड़ाई हुई एंड यूरोप में वो हार गए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसों की शॉर्टेज हो जाती थी, वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो पाते थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटीमेटली लिंक्ड विद द फ्रेंच स्टेट। ये क्यों था? बिकॉज फ्रेंच कंपनी वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी। दिस वाज अनलाइक ब्रिटिश एंड द डच कंपनीज विच वर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया, द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया वाज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बंगाल में चंद्रनगर वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर एंड माहे, कराईकल, यनम, ये भी माहे वाला जो एरिया ये केरला मालाबार कोस्ट के ऊपर है, कराईकल एंड यनम ये हमारे कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे फ्रेंच इन इंडिया, इनका कैपिटल था पौंडीचेरी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली क्या होता है जब फ्रेंच आते हैं, बिकॉज दे वर लेट कमर्स, दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। दिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन इंडिया। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। ये लड़ाई बेसिकली एक तो ईस्टर्न ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए लड़ी गई है, दूसरा इसका पर्पस था टेरिटोरियल पोजेशंस इन इंडिया, किस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जाए इंडिया में। अब 2 यूरोपियन पावर साइमल्टेनियसली इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती थी, ये इन लोगों को क्लैरिटी थी। तो पहले आपस में डिसाइड कर लिया जाए कि तुम यहाँ रहोगे या हम यहाँ रहेंगे, वही एक्सपैंड करेगा, वही टेरिटोरियल एम्पायर बनाएगा इंडिया में। मोर ओवर जो कॉजेज थे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के, दे वर नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडिया कमर्शियल या टेरिटोरियल, दे वर ऑल्सो लिंक्ड टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन यूरोप। अगर यूरोप में ब्रिटेन एंड फ्रांस की लड़ाई हो रही है, दैट वुड लीड टू लड़ाई इन इंडिया एज वेल। जैसे इसका हमें एग्जाम्पल ही मिलता है जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, 3 लड़ाइयां हुई हैं इस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में। बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट 3 कार्नेटिक वॉर्स। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 1748, उसी साल ही स्टार्ट हो जाती है 1748 से 1754 में सेकंड कार्नेटिक वॉर, एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763। अब अगर देखा जाए, अब हम इन तीनों वॉर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर का के कॉजेस का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं था। क्यों वॉर स्टार्ट हुई? क्योंकि यूरोप में लड़ाई हो गई, यूरोप में ब्रिटेन एंड फ्रांस की लड़ाई हुई, जहां इंडिया में इनकी कंपनीज को लगता है कि हम भी लड़ लेते हैं।
यूरोप में 7 years वॉर स्टार्ट होती है 1756 से 1763, 7 years वॉर इन यूरोप। यूरोप में लड़ाई स्टार्ट हुई, इंडिया में इनकी कंपनीज को लगा कि चलो लगे हाथ हम भी अपने स्कोर सेटल कर लेते हैं, हम भी देख लेते हैं भी कौन जीतेगा। तो द कॉजेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इन इंडिया, they were not only linked with the political situation in India plus the trading privileges that the companies sought, but they were also related to the political situation in Europe. How England was related to France in Europe and whether the conflict was going on or not. तो ये अब इन तीनों वॉर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के कंटेक्स्ट में। कॉज था इसका वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में ऑस्ट्रियन गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, ऑस्ट्रिया की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, इस कंटेक्स्ट में एक वॉर ऑफ सक्सेशन होती है। इसमें इंग्लिश एंड फ्रेंच डिफरेंट कंटेंडर्स को सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश कहते हैं कि जी इसको राजा बनना चाहिए ऑस्ट्रिया का, एक तीसरे ही देश का। फ्रेंच कहते हैं कि नहीं जी इसको राजा बनना चाहिए ऑस्ट्रिया का। तो इस कंटेक्स्ट में दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई तो यूरोप में होती है, इंडिया में भी इनकी कंपनीज आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। होता क्या है इंडिया में, हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया में फ्रेंच हैड एन अपर हैंड। कुछ बैटल्स में ब्रिटिश फ्रेंच को डिफीट कर देते हैं, कुछ बैटल्स में ब्रिटिश फ्रेंच को डिफीट कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्रेंच हैड एन अपर हैंड। बट वॉर इन इंडिया खत्म कब होती है, जब यूरोप में पीस साइन होता है। यूरोप में वॉर वॉज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एला चैपल। जैसे ही यूरोप में पीस ट्रीटी साइन होती है तो वन ऑफ द टर्म्स ऑफ पीस ट्रीटी वॉज कि भाई इंडिया में भी लड़ाई बंद की जाए एंड आपस के जो पोजेशंस वगैरह इन्होंने लिए हैं वो वापस किए जाएं। तो द वॉर एंडेड, ये आप ट्रीटीज याद रखेंगे। जैसे जैसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा। ये कार्नेटिक वॉर्स के कॉजेस एंड ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट क्यों हुई एंड खत्म किससे हुई। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एला चैपल। लेकिन यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई है, इंडिया में थोड़ी लड़ाई खत्म हो गई है। जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर चल रही थी तो इन पावर्स ने क्या किया, पर्टिकुलरली फ्रेंच ने क्या किया, लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया। लोकल पॉलिटिक्स, जो लोकल पावर्स थी उनमें उनको पहले तो सपोर्ट के लिए बोलने लगे भाई हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है, आप हमें सपोर्ट करो। जैसे इंग्लिश ने बोला था, जो नवाब ऑफ आर्कॉट थे, नवाब ऑफ कार्नेटिक से, उनसे हेल्प मांगते हैं इंग्लिश कि भाई फ्रेंच हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, आप हमारी हेल्प करो। तो नवाब ऑफ कार्नेटिक उनकी हेल्प करता है, लेकिन फ्रेंच फिर भी उन्हें डिफीट कर देते हैं। तो फ्रेंच को लगता है भैया, मतलब यूरोपियंस को लगता है यार इंडियन पार्ट्स में इतना दम नहीं है, ये हमें बचा तो पा नहीं रहे हैं। या फ्रेंच को लगा कि ले लो नवाब की मदद, हम तो फिर भी तुम्हें डिफीट कर देंगे। तो इंटरफियरेंस इन दी लोकल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गई थी विद द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई है, इंडिया में किससे थोड़ी खत्म हो गई है, इंडिया में ये इंटरफियरेंस थोड़ी खत्म हो गई है। तो ये कंटिन्यू करती है लड़ाई इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1748 से 1754। एंड इसका कॉज क्या था, कॉज वही था द इंटरफियरेंस इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं, लाइक सो दैट वी कैन अप्रिशिएट कि ये लड़ाइयाँ किस तरह से हो रही थी। दो मेन सेंटर्स थे साउथ इंडिया के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हैदराबाद एंड कर्नाटक। टेक्निकली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं मिड ऑफ 18th सेंचुरी की, 1748 अभी मुगल अंपायर है। टेक्निकली स्पीकिंग या लीगली स्पीकिंग मुगल अंपायर का प्रोविंस था हैदराबाद। डेक्कन प्रोविंस का हेडक्वार्टर था हैदराबाद। जो मुगल वाइसरॉय था, मुगल गवर्नर था हैदराबाद का, वो अपॉइंटेड बाय, या होना चाहिए था कायदे से तो मुगल एम्परर, लेकिन 1720s ऑनवर्ड यहाँ पर जो गवर्नर अपॉइंट किया मुगल एम्परर ने, उसने अपनी मर्जी से अपना ऑटोनॉमस रूल एस्टेब्लिश कर लिया, निजामुल मुल्क असफ जाह। ये अपनी डायनेस्टी ही स्टार्ट कर देता है हैदराबाद पे। तो लीगली स्पीकिंग तो हैदराबाद वाज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर,
लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हैदराबाद वॉज इंडिपेंडेंट। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, ये आगे अगले लेवल पे भी ऐसी ही चीज प्ले आउट होती है। हैदराबाद का एक प्रोविंस था, डेक्कन का एक प्रोविंस था कर्नाटक। लीगली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग कर्नाटक वॉज पार्ट ऑफ हैदराबाद। कर्नाटक का नवाब कौन अपॉइंट करता था? निजाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग निजाम वीक हो गया था एंड ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटक। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर्नाटक वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये ध्यान में रखोगे, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैदराबाद एंड कर्नाटक दे वर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। लीगली स्पीकिंग दे वर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर बट प्रैक्टिकली दे वर इंडिपेंडेंट। तो हैदराबाद एंड कर्नाटक की गद्दियों के ऊपर लड़ाई स्टार्ट हुई। दो कंटेंडर्स होते हैं हैदराबाद के थ्रोन को लेके। जब निजामुल मुल्क असफ जा की डेथ होती है 1748 में, तो दो कंटेंडर्स होते हैं हैदराबाद की गद्दी के लिए, नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। इसी तरह से कर्नाटक की गद्दी के लिए दो कंटेंडर्स होते हैं, अनवरुद्दीन एंड चंदा साहेब। फ्रेंच क्या करते हैं? अब फ्रेंच को पता चल जाता है कि यार इंडियन पार्ट्स में इतना दम नहीं है, तो हम लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर सकते हैं। फ्रेंच हैदराबाद एंड कर्नाटक की गद्दी के लिए जो एक एक कंटेंडर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दे सपोर्ट चंदा साहेब ऑन वन हैंड एंड मुजफ्फर जंग ऑन दी अदर हैंड। इन फैक्ट सेकेंड कर्नाटक वॉर का वन ऑफ द इंसिडेंट्स है कि ये चंदा साहेब को, अनवरुद्दीन को मार के चंदा साहेब को कर्नाटक की गद्दी पे बिठा देते हैं। सिमिलरली नासिर जंग के क्लेम्स को हराते हुए मुजफ्फर जंग को ये हैदराबाद में गद्दी पे बिठा देते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है फ्रेंच को? डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिल रहा है कि अगर हमारे द्वारा सपोर्ट किए गए बंदे गद्दी पे बैठेंगे तो ये हमें फेवर करेंगे। अब इनके पास पॉलिटिकल पावर है, जो गद्दी पे बैठेगा वो राजा है, वो उसके पास पॉलिटिकल पावर है, वो कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस भी दे सकता है, वो कुछ टैक्स कंसेशंस भी दे सकता है, वो कुछ जमीन भी दे सकता है, वो कुछ जमींदारी भी दे सकता है। तो राजा जो गद्दी पे बैठा है वो तो बहुत हेल्प कर सकता है। अगर हमारे द्वारा सपोर्ट किया गया बंदा गद्दी पे बैठेगा तो उससे तो हमें बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। हम राजा को बोल के ये कह सकते हैं कि यार के इंग्लिश की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, हमारी मदद से वो गद्दी पे बैठा होगा, हमारी हेल्प करेगा वो। अब जब इनके द्वारा सपोर्ट किए गए बंदे गद्दियों पे बैठ जाते हैं, अब इंग्लिश को टेंशन हो जाती है, अंग्रेजों को अब टेंशन हो जाती है कि भाई अब तो हमारा सर्वाइवल इन इंडिया बहुत मुश्किल है, कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो अनवरुद्दीन जिसे फ्रेंच मार देते हैं, मतलब चंदा साहेब सपोर्टेड बाय फ्रेंच जिसे मार देता है, तो अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली। इंग्लिश अपना सारा दारोमदार मतलब इसके ऊपर टिका देते हैं कि अगर हमने मोहम्मद अली को बचा लिया, अगर हमने किसी ना किसी तरह मोहम्मद अली को कर्नाटक के गद्दी पे बिठा दिया चंदा साहेब को हटाकर, तो फिर भाई हम इंडिया में थोड़े से सेफ हैं, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है, फ्रेंच वाले जो राजा हैं ये तो हमें निकाल ही देंगे इंडिया से। तो दैट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड कर्नाटक वॉर। एंड अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये वॉर काफ़ी लंबी चलती है 1748 से 1754। एंड इस वॉर का किसी ग्लोबल लड़ाई के साथ भी कोई लेना देना था नहीं। फ्रेंच कंपनी, मैंने आपको बताया इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी। अगर प्रॉफिट होता था तो स्टेट को जाता था, अगर नुकसान होता था वो स्टेट को झेलना पड़ता था। एक इंडिया में अभी कोई अंपायर बना नहीं है, अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉलोनियल अंपायर एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉलोनीज के कंट्रोल के लिए इतनी लंबी लड़ाई चल रही है, ऑलमोस्ट 6-7 साल की लड़ाई हो गई है। इसमें इतना सारा पैसा फूका जा रहा है, इतनी सारी बैटल्स हो रही हैं, इतने सारे बंदे शहीद हो रहे हैं, तो फ्रेंच सरकार ही थोड़ी सी डिसइंक्लाइंड हो जाती है। जो इनका गवर्नर होता है ड्यूप्ले, ये ड्यूप्ली को रिकॉल कर लेते हैं
कि भाई तू वापस आ जा, बहुत खर्चा करा रहा है, तेरे एम्बिशंस के चक्कर में, तेरी इंटरफियरेंस के चक्कर में, तेरे ये जो ट्रेडिंग, तेरी जो इंटरफियरेंस कर रहा है तू लोकल पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से फ्रेंच सरकार का बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, तू वापस आ जा। तो जैसे ही वो वापस आने के लिए एग्री करते हैं, वो नेगोशिएशंस भी ओपन कर लेते हैं। अगला जो गवर्नर भेजते हैं गुडेहू, उसको बोल के भेजते हैं कि भाई तू इंग्लिश के साथ पहले पीस ट्रीटी साइन करेगा। तो गुडेहू आके इनके साथ ट्रीटी साइन करता है, द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। एंड इन दिस वे सेकेंड कार्नेटिक वॉर कम्स टू एन एंड। बना क्या, फ्रेंच सरकार ने खुद ही अपना बंदा रिकॉल कर लिया, नए गवर्नर को बोला कि तू इंग्लिश के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लियो, जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक कोशिश करना कि हमारे जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं पिछले 6-7 साल में 1748 से लेके 1754 तक, जहां तक हो सके उन अचीवमेंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करना। तो द वॉर कम्स टू एन एंड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब इस वॉर का ना एक छोटी सी बैटल है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा था। मोहम्मद अली भाग के आ जाता है त्रिचनोपल्ली। इस किले में अपने आप को ये किला बंद कर लेता है, अपने आप को फोर्टिफाई मतलब बंद कर देता है। एंड फ्रेंच फोर्सेस ने एंड चंदा साहब की फोर्सेस ने इसे घेराबंदी की होती है, बिसीज किया होता है। इंग्लिश क्या करते हैं, इंग्लिश कहते हैं कि अगर हमने मोहम्मद अली को बचाना है, अगर हम मोहम्मद अली को रियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो त्रिचनापोली में जाके इसे सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच एंड चंदा साहब की फोर्सेस हैं। हम एक काम करते हैं, हम कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट के ऊपर अटैक करते हैं। जब चंदा साहब की फोर्सेस त्रिचनापोली में बिजी हैं, फ्रेंच फोर्सेस त्रिचनापोली में बिजी हैं, तो हम क्या करते हैं, पीछे से कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड हीरो ऑफ आरकोट वाज रॉबर्ट क्लाइव। ये वही क्लाइव है जो इवेंचुअली बैटल ऑफ प्लासी में भी पार्टिसिपेट करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट करने से पहले ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्रपोज करते हैं कि यार त्रिचनापोली जाने की बजाय हम कार्नेटिक की कैपिटल के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली नवाब ऑफ कर्नाटक को अपनी फोर्सेस यहां से रिमूव करनी पड़ेंगी अपने कैपिटल को बचाने के चक्कर में, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सीड कर जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट थी, बैटल थी इसी सेकेंड कर्नाटिक वॉर की, जो आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर के ऊपर। इसका कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया, द आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर इन यूरोप। यूरोप में इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में ये लड़ाई स्टार्ट होती है 7 years वॉर 1756 से 1763। अब इंडिया में इस चीज़ के इम्प्लीकेशंस क्या थे। इंडिया में अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेंच ऑफिसर आते हैं, स्पेशली फ्रांस से इंडिया, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली वॉज द कमांडर ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस इन इंडिया इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, एंड इन्हें स्पेशली भेजा जाता है फ्रांस से। ये काफ़ी एरोगेंट ऑफिसर होते हैं। ये जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के, जो काफ़ी टाइम से इंडिया में सर्व कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी एडवाइसेस को डिसमिस कर देते हैं, उनसे बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, एंड उसकी वजह से नन ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर्स इन इंडिया लाली को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अथॉरिटी इनके पास होती है, जब ये बोलते हैं कि बैटल स्टार्ट कर दो, बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी बैटल में फ्रेंच अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल्स है जो थर्ड कर्नाटिक वॉर की, दैट इज द बैटल ऑफ वेंडी वॉश। बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1760। इस वॉर में इंग्लिश जनरल सर आयरेकूट डिफीट करते हैं फ्रेंच जनरल काउंट डी लाली को। द वॉर, इसके बाद मतलब द फ्रेंच सीन इन इंडिया वॉज ओवर, द फ्रेंच मिलिट्री पावर इन इंडिया वॉज ओवर। धीरे धीरे करके जितने भी फ्रेंच पोजेशंस थे, सारे पोजेशंस के ऊपर ब्रिटिश अपना कब्जा जमा लेते हैं। द वॉर कम्स टू एन एंड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763।
यूरोप में लड़ाई खत्म होती है बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। उसी ट्रीटी के तहत इंडिया में भी पीस साइन कर लिया जाता है। भाई इंडिया में भी जो लड़ाई चल रही थी बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज, वो भी खत्म की जाए। टर्म्स क्या थे पीस ऑफ पेरिस के, ट्रीटी ऑफ पेरिस के, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी सिग्निफिकेंट टर्म्स एज फार एज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया वॉज कंसर्न। French were asked to wind up all their political possessions in India, all their military and the political activities in India, they were to be ended. वो अपना कमर्शियल बिजनेस कैरी ऑन कर सकते थे, वो अपनी कमर्शियल फैक्ट्रीज को मेंटेन कर सकते थे, लेकिन उन फैक्ट्रीज को में कोई मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। तो द ड्रीम्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया बाय फ्रांस वाज शैटर्ड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे इन दी कंटेक्स्ट ऑफ 3 कार्नेटिक्स वॉर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का कॉज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, सेकंड का कॉज लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस, थर्ड का कॉज 7 Years वॉर। फर्स्ट एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एला चैपल, सेकंड एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। तीनों ही वो अल्टीमेटली द कंक्लूजन वाज दैट द फ्रेंच वर आस्क्ड टू वाइंड अप देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। अब एक जो सवाल आता है वो ये है कि व्हाट वर द कॉजेस फॉर द डिफीट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। दोनों ही स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पास थी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि फ्रेंच इंडिया में हार जाते हैं या इंग्लिश इंडिया में जीत जाते हैं? उसके मल्टीपल कॉजेस हैं। इन कॉजेस के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है तो मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटेन, स्पेशली देयर नेवल स्ट्रेंथ। इन जनरली अगर हम बात करें दीज एम्पायर्स, colonial empires, they were basically maintained by colonial power. The British, they had 3 important bases in India: Bombay, Madras and Calcutta. तीनों ही इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस भी थे, ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स भी थे, तीनों इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस भी थे। ऑन द अदर हैंड फ्रेंच हैड जस्ट 1 बेस दैट इज पौंडीचेरी। यहाँ पर है बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। फ्रेंच हैड एक ही ढंग का पॉलिटिकल सेंटर दैट इज पौंडीचेरी। बाकी के जो सेंटर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे या इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। फिर तीनों ही जो इंग्लिश सेंटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस भी थे। ऑन दी अदर हैंड फ्रांस का इंडिया में कोई नेवल बेस ही नहीं था ढंग का। इनका नेवल बेस था मॉरिशस में, इंडियन ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में एक आइलैंड है मॉरिशस, वहां पर फ्रांस का नेवल बेस था। अगर इंडिया में कोई नेवल लड़ाई हो जाती थी तो इनके पास थोड़ी कोई शिप्स होती थी, शिप्स आती थी मॉरिशस से। वो जितने टाइम वो वहां से आएंगी उतने टाइम में तो वैसे ही 4 लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। प्लस फिर यहाँ से जो ऑफिसर्स आते थे वो अपनी मनमानी करते थे, अपनी मर्जी करते थे, एंड अपना जितना उन्हें समझ आती थी सिचुएशन उतनी को पार्टिसिपेट करके वो अपना वापस भी चले जाते थे। जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में यही होता है, ला बॉर्डनर्स मॉरिशस से इंडिया आते हैं, अभी लड़ाई पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई होती, वो अपना फ्लीट लेके वापस मॉरिशस चले जाते हैं। भाई ऐसे थोड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटेन, पर्टिकुलरली देयर नेवल स्ट्रेंथ इन इंडिया, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट रीजन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंग्लिश विक्ट्री इन इंडिया। दूसरा, द कंट्रोल बेस इन इंडिया, जिसकी हमने बात की। इनके पास 3 बेसिस थे, लेकिन फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही ढंग का बेस था, दैट वाज पौंडीचेरी। फिर इट वाज आल्सो अ बैटल ऑफ गुड जनरलशिप वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंग्लिश विक्ट्री। किस तरह से? जैसे सर आर्य कूट की हमने बात की, ही वॉज अ वेरी एबल जनरल, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से फ्रेंच मिलिट्री विक्ट्रीज को ऑर्गेनाइज किया, मिलिट्री कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया, दैट रिजल्टेड इन इंग्लिश विक्ट्रीज। ऑन दी अदर हैंड हमने काउंट डी लैली की बात की, उन्होंने तो सारे इंडियन ऑफिसर्स को ही एलियनेट कर दिया। नो इंडियन ऑफिसर वॉज विलिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ काउंट डी लैली। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होना था? द डिफीट इन दी वॉर। जैसे एक फ्रेंच ऑफिसर थे जनरल बसी,
ड्यूप्लेक्स क्या करता है, जनरल बसी को हैदराबाद में स्टेशन कर देता है कि भाई जब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में राजा बनाया जाता है तो फ्रेंच फोर्सेस को अंडर द कमांड ऑफ जनरल बसी ड्यूप्लेक्स वहां अपॉइंट कर देता है कि तू हैदराबाद ही रहेगा एंड हैदराबाद में फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। कर्नाटक में जो होता रहे, तूने कर्नाटक में नहीं आना, तू हैदराबाद में फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैदराबाद ही रुकेगा। काउंटी लाली आके क्या करता है, बसी को बुला लेता है कि भाई कर्नाटक आ जाए, यहाँ मेरे को तेरी ज़रूरत है। बसी ने बोला भाई अगर मैं वहाँ से यहाँ आ जाऊँगा तो ऊपर कलकत्ता से ब्रिटिश अटैच कर देंगे हैदराबाद के ऊपर। वही हुआ, जैसे ही बसी हैदराबाद छोड़ता है तो इंग्लिश उड़ीसा वाले रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। ये हैदराबाद के कंट्रोल में होता है लेकिन उड़ीसा वाले रीजन में इंग्लिश अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। सो English had better generals as compared to the French. Support from the home government. एक तो फ्रेंच गवर्नमेंट इस टाइम पे काफ़ी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से घिरी हुई गवर्नमेंट थी, इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश सरकार भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया को सपोर्ट कर रही थी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इन एनी केस ही एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। जो उनकी डे टू डे रनिंग के बिजनेस रनिंग के एक्सपेंसेस हैं वो खुद ही प्रॉफिटेबल मैनर में रन कर रहे थे। जो लड़ाइयों के लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था उस कंटेक्स्ट में ब्रिटिश सरकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। तो one company was getting adequate support from the home government. On the other hand, French government was not supporting the French East India Company. हम देख ही रहे हैं कि ड्यूप्लेक्स इतना अच्छे से अपनी कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंच सरकार क्या कहती है कि भाई बहुत पैसा वेस्ट हो गया, तू वापस आ जा। तो the French generals they were not getting support from the home government. लास्टली द फेट इन यूरोप। जब यूरोप में ही फ्रांस वाले ना जीत पाए अगेंस्ट द इंग्लिश, तो इंडिया में जीत के या ना जीत के क्या ही होता। जब यूरोप में ही 7 years वॉर हार गए तो फिर इंडिया में तो जो पीस ट्रीटी साइन होगी उसमें फ्रेंच का अपर हैंड थोड़ी हो सकता है, उसमें भी तो उन्हें थोड़े से इन्फीरियर टर्म्स ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो द फेट इन यूरोप डिसाइडेड द फेट इन इंडिया एज वेल। सो दीज वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच डिफीट इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं आज की क्लास कंक्लूड करता हूँ। आज की क्लास में हमने कमिंग ऑफ यूरोपियंस का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी किया, स्टार्टिंग विद द पोर्चुगीज। क्यों आ रहे थे पोर्चुगीज, आकर उन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, फिर पोर्चुगीज पावर को कौन सी यूरोपियन पावर्स ने चैलेंज किया, उसका रिजल्ट क्या आया, एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो डच राइवलरी का क्या कंक्लूजन था कि इंग्लिश गॉट द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाइल डच गॉट द कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया। अब जब इंडिया में इंग्लिश ग्रो कर रहे थे, दे वर चैलेंज्ड बाय द फ्रेंच इन इंडिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसे हमने लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास में स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ 3 कार्नेटिक वॉर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। उन कार्नेटिक वॉर्स का भी कंक्लूजन ये था कि द फ्रेंच वर डिफीटेड इन इंडिया एंड दे वर आस्क्ड टू रैप अप देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। तो इसके जो अगला डेवलपमेंट्स हैं कि ब्रिटिश अब एक सोल इंपॉर्टेंट पावर बची थी, यूरोपियन पावर बची थी, एंड सारा इंडियन एम्पायर वाज राइट बिफोर द ब्रिटिश कि किस तरह से वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाएंगे। ये स्टोरी हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। दैट वाज ऑल एज फार एज टुडेज क्लास वाज कंसर्न्ड। आई होप द क्लास वाज यूजफुल टू यू पीपल। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पे मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।